गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। 13 नंबर चैप्टर है ये, वेस्ट वाटर स्टोरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। बाकी सारा चैप्टर हमने पार्ट 1 की वीडियो में कवर किया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और पार्ट फर्स्ट को देखिए और समझिए, उसके बाद ही आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी का चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WWTP। कई बार आपसे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म लिख करके उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही लर्न कर लीजिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लांट लगा होता है जिसमें हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेस्ट वाटर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि वेस्ट वाटर हम किसे कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। देखिए, जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो जब हम इस वेस्ट वाटर का उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब इन तीन प्रोसेसेस से क्या क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस से हम फिजिकल चीज़ों को अलग करेंगे, केमिकल प्रोसेस से हम जो भी केमिकल घुले हुए हैं वेस्ट वाटर के अंदर उनको अलग करेंगे, और बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम बायोलॉजिकल मैटर जो भी वेस्ट वाटर को जो गंदा कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, उसको हम अलग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपको लिखना आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को पास किया जाता है, यानी गुजारा जाता है, किससे होकर के? बार स्क्रीन से होकर के। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये बार स्क्रीन्स दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से जो है ना, लोहे की लंबी लंबी लाइंस होती है, एक तरीके से सलाखें होती है, ठीक है, लंबी लंबी ऐसे डंडी होती है लोहे की, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम, वेस्ट वाटर को जो सबसे पहले पास कराते हैं। फिर उससे क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। अब जब ये देखिए बड़े बड़े जो लाइंस होती हैं लोहे की, इसके बीच में से जो है पानी के जाने का रास्ता होता है। तो जो पानी है वो आगे की तरफ निकल जाता है, और जो कूड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टिक्स है या कैन है, प्लास्टिक के पैकेट हैं, बड़े बड़े थैले हैं, नैपकिन्स हैं, कपड़े वगैरह हैं, तो वो सब सबसे पहले रिमूव कर दिए जाते हैं फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, फर्स्ट स्टेज से ये चीजें होती है। अब पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट। उसके बाद पानी को एक ग्रिट से में पहुंचाया जाता है, एंड सैंड रिमूवल टैंक में। और उसके बाद वहां पे एक सैंड रिमूवल टैंक होता है जिससे सैंड को रिमूव किया जाता है, उससे में जो है उस पानी को पहुंचा दिया जाता है। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड। अब क्या किया जाता है, जो पानी आ रहा होता है ना वेस्ट वाटर, उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ताकि जो रेत है, ग्रिट है, और जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो नीचे की तरफ पानी में बैठ जाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, जिसमें हम पानी की स्पीड को कम कर देते हैं ताकि रेत और जो कंकड़ पत्थर है वो पानी की तली में जाकर के बैठ जाएं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास एक पिक्चर भी दिखा रखी है। ये पिक्चर किस चीज की है? ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक की है। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें हम जो है पानी की स्पीड को कम कर देते हैं, और जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर है वो पानी की तली वाली हिस्से में बैठ जाते हैं। अब तीसरा स्टेप देखिए, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, उस पानी को हम एक बड़े से टैंक में ठहरने के लिए छोड़ देते हैं,
और जो वो बड़ा टैंक होता है ना, उसमें ढलान होती है, और वो ढलान किस तरफ होती है, मिडिल की तरफ, यानी बीच के हिस्से में ढलान होती है। उस टैंक में हम उस पानी को कुछ समय के लिए इकट्ठा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम। सॉलिड्स जैसे कि फेसेस वगैरह वो क्या होते हैं, उसकी तली में जाकर के बैठ जाते हैं, एंड आर रिमूव्ड विद, और उनको हटा दिया जाता है स्क्रैपर, एक स्क्रैपर की सहायता से जो वो फेसेस वगैरह नीचे बैठ जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम स्लज कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज स्लज, तो आप बता सकते हैं अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। एक स्किमर लगा होता है वहां पे, वो क्या काम करता है, वो तैरने वाले जो सॉलिड होते हैं जैसे तेल होता है, ग्रीस होता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब देखिए ये सारी जो भी चीजें, फेसेस हमने रिमूव कर दिया, ऑयल वगैरह हमने रिमूव कर दिया, सैंड जो है वो सब तली में बैठ चुका था, अब जो पानी हमें मिल गया ना साफ होकर के, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लैरिफाइड वाटर के नाम से जानते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें स्लज मिल गया, स्लज को क्या किया जाएगा, देखिए द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। जो स्लज हमें मिला है उसको हम एक अलग टैंक में जो है ट्रांसफर कर देंगे, विच इज डिकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। वहां पर क्या होगा, उस स्लज पे कौन अटैक करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि स्मॉल स्मॉल पीसेज में जो है कट कर देंगे। वो कौन करेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। यू नो व्हाट इज एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी कार्य करते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस स्लज के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, अब क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान क्या बनेगी, बायोगैस बनेगी। उस बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे, और साथ में उससे बिजली भी बनाई जाती है। तो देखिए उस वेस्ट वाटर से हम कितने काम कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया। तो वो भी हमारे लिए उपयोगी एक तरीके से सिद्ध हो रहा है, वो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकल कर नालियों में जो है थ्रू होकर के आगे डिकम्पोज होता है, यानी डिस्पोज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथे स्टेप में क्या होता है, एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब जो पानी हमें मिला था क्लैरिफाइड वाटर, उसमें जो है एयर को पंप किया जाता है, यानी हवा डाली जाती है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर पाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने पर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो हवा जब हम उसके अंदर डालेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है अब वहां पे ग्रोथ कर पाएंगे, यानी अपनी संख्या बढ़ा पाएंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, जो इंसानी वेस्ट होता है वहां पर उस पानी के अंदर, उसको क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। फूड वेस्ट, खाने का जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसके अंदर, उसको यूज करेंगे। साबुन वगैरह होते हैं उनको यूज करेंगे। एंड अदर अनवांटेड मटेरियल स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर, यानी और जो भी अनवांटेड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है ना उस क्लैरिफाइड वाटर में, उसके ऊपर कौन काम करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो स्लज है ना उसके ऊपर कौन काम करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, जब ये काम करेंगे ना उस स्लज के ऊपर, तो वहां पे बायोगैस बनी। बायोगैस का इस्तेमाल हुआ फ्यूल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन जो क्लैरिफाइड वाटर था ना उसके ऊपर हमने उसके अंदर हवा भरी, और उस हवा की वजह से वहां पर कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन सारी चीजों को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो कि अनवांटेड चीजें भी बच गई थी क्लैरिफाइड वाटर में। उसके बाद आगे देखिए, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद क्या होगा, ये जो सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स है, यानी ऐसे माइक्रोब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सस्पेंडेड यानी उसके अंदर मिले हुए हैं, वो क्या होंगे, उस टैंक की तली में जाकर के सेटल हो जाएंगे। किस रूप में, एक्टिवेटेड स्लज के रूप में। एक्टिवेटेड इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक्टिव है ना, वो अभी भी जो है अपना वर्क कर रहे हैं। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब क्या किया जाता है, जो ऊपर का जो पानी बचा होता है ना उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। अब जो ये एक्टिवेटेड स्लज होता है ना वो एक्चुअल में उसके अंदर कितना पानी होता है, लगभग 97% उसके अंदर पानी मौजूद होता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। अब जो पानी हम रिमूव करते हैं ना उसमें से, वो किसके द्वारा किया जाता है, सैंड ड्राइंग बेड्स के द्वारा या मशीनों के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। अब जो सूखा जो स्लज बच जाएगा नीचे, पानी तो हमने हटा दिया, ड्राइंग बेड्स यानी कि सैंड ड्राइंग बेड्स उस मशीनों के द्वारा, फिर उसके बाद जो ड्राइड स्लज बच जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्योर के तौर पे, खाद के तौर पे, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे, या
मिट्टी के लिए जो पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है वो भी हमें उनसे ही मिलते हैं, ड्राइड स्लज से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द ट्रीटेड वाटर, अब जिस पानी का हमने उपचार कर लिया है वो पानी कैसा होगा, हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अब उसके अंदर जो है ना बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल बच गया है और घुला हुआ मटेरियल बच गया है। इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, अब क्या किया जाता है, ये जो पानी है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं सी में, समुद्र में या नदी में या ग्राउंड में। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, अब जो प्रकृति है ना वो आगे का जो प्रोसेस है उसको और साफ करने का काम जो है लगातार करती रहती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स, कई बार क्या होता है ना बहुत जरूरी हो जाता है हमें उस पानी को डिसइंफेक्ट करना, यानी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको हटा देना। अब हम इसको कैसे करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करके करते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। एक केमिकल का नाम है क्लोरीन और दूसरे का नाम है ओजोन। बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालने से पहले हम उसमें 2 केमिकल्स डाल देते हैं, क्लोरीन और ओजोन। इससे क्या होता है, वो पानी जो है ना इन्फेक्शन से परे होता है, यानी साफ हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह वाले कीटाणु नहीं पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा बिकम एन एक्टिव सिटीजन, एक जागरूक नागरिक बनते हैं कैसे, आइए वो पढ़ते हैं। वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए कूड़ा कचरा जो फैलाने का काम होता है ना वो एक नेचुरल पार्ट है किसी भी इंसानी एक्टिविटी के लिए, बट वी कैन लिमिट द, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिटेड मात्रा में कूड़े कचरे को फैलाने का काम कर सकते हैं, यानी कूड़ा कचरा हम कम से कम जो है अपने घरों से निकालें यानी पैदा करें। एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, वेस्ट की जो मात्रा है उसको भी हम कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ओफन, इसके अलावा वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग। जब आपने देखा होगा खुले में जो नाले होते हैं खुले होते हैं, यानी कि उनका कोई उसके ऊपर ढका हुआ कवर वगैरह नहीं होता, तो बिल्कुल ये बेकार लगता है देखने में भी। द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन, खास करके जब बारिश का मौसम होता है तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब इन नालियों से जो है कूड़ा कचरा सारा रोड पे आ जाता है, ऊपर के तैरने लग जाता है। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाती है बारिश के कारण जब ये ड्रेन्स, तो तब और भी हमें बुरा लगता है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल। तो इस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी यानी बुरे कंडीशंस जो है स्टार्ट हो जाती है फैलने, क्योंकि इससे बीमारियां फैलने की भी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, बीमारियां फैलने की जो है चांसेस हो जाते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो जाती है, हर जगह जो है कीचड़ ही कीचड़ और गंदगी गंदगी हमें देखने को मिलती है। अब क्या होगा इसकी वजह से, फ्लाइज मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट्स क्या करेंगे, ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। You can be in an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं और म्यूनिसिपैलिटी की सहायता कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, या ग्राम पंचायत में भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन शुड बी कवर्ड, आपको ये उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए उनसे जाके कि भाई ओपन जो ड्रेन्स हैं उनको ढकना चाहिए, यानी खुले में जो नालियां हैं उनके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर कोई भी सीवेज जो है किसी भी पर्टिकुलर घर का उससे आस पड़ोस गंदा हो रहा है तो यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ, तो आपको उन व्यक्ति से, उस घर के जो ऑनर है उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज आप दूसरों की हेल्थ का ध्यान रखिए, यानी कि आप उनको बोलेंगे ना कि आप प्लीज अपने गंदगी मत फैलाइए तो शायद वो मान जाए। ठीक है, आगे देखिए बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, तो अच्छी यानी कि और अच्छी जो है ना अपने घरों को रखने की आप कोशिशें क्या क्या कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट, एक तरीका यहाँ पे बता रखा है जिससे हम वेस्ट को कम कर सके और एलिमिनेट कर सके, कूड़े कचरे को एलिमिनेट करना यानी हटा सकते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं और पॉल्यूटेंट्स को उनके सोर्स से। तो देख सकते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कुकिंग ऑयल, जो खाना बनाने वाला जो तेल होता है और जो फैट्स होते हैं शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। आपको क्या करना चाहिए, जो ऑयल होता है या फैट्स होते हैं उसको हमें डायरेक्टली नालियों में थ्रो नहीं करना चाहिए।
अब क्या होगा ऐसा करने से, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप। इसकी वजह से क्या होगा, जो पाइप्स होते हैं ना वो टाइट हो जाएंगे और पाइप्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। इन एन ओपन ड्रेन, खुले ड्रेन में, खुले नाले में क्या होता है, द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स। ये जो फैट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो मिट्टी के जो पोर्स होते हैं ना उनको क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग का मतलब होता है उनको बंद कर देना, उन छेदों को बंद कर देते हैं। मिट्टी के जो छेद होते हैं उनको कौन बंद कर देते हैं, ये जो फैट हमने डाले हैं वो। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, जिसकी वजह से वो पानी जो है ना फिल्टर नहीं हो पाता है, यानी पानी फिल्टर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर से जो वेस्ट ऑयल है या फैट्स आप निकाल रहे हैं अपने घर से, आपको क्या करना चाहिए, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि खुली नालियों में। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा पहला स्टेप क्या आप कर सकते हैं एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते। अपने घरों से कूड़ा एलिमिनेट करते हैं तो आप किस तरीके से करें ताकि जो है पानी साफ हो। आगे देखिए सेकंड नंबर, केमिकल्स जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल्स, मेडिसिन मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर। देखिए कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं, जो पानी को साफ करने का काम करते हैं। अब अगर हम उनमें पानी के अंदर केमिकल्स डालेंगे, पेंट, सॉल्वेंट या इंसेक्टिसाइड्स या मोटर का ऑयल डाल दे, दवाइयां डाल दे, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, वो माइक्रोब्स ही मर जाएंगे जो प्योरीफाई करने का काम करते हैं, पानी को साफ करने का काम करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये सारी चीजें, पेंट्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये सब चीजें जो हैं नालियों में नहीं डालनी है। ठीक है, आई होप आगे से आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यूज्ड टी लीव्स, जो आपने ऑलरेडी जो है चाय की पत्ती यूज की है, सॉलिड फूड रिमेन्स, जो आपके घर में खाना जो है बचा हुआ है, सॉलिड वेस्ट है, रिमेन्स है, सॉफ्ट टॉयज, जो सॉफ्ट वाले टॉयज होते हैं, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एटसेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। ये सारी चीजें भी आपने किस में फेंकनी है, डस्टबिन में फेंकनी है। इन वेस्ट से क्या होता है, दीज वेस्ट चॉक द ड्रेन्स, इससे भी नालियां जो है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से जो है ना फ्रीली जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो रुक जाता है। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और इसकी वजह से जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये एक लेडी है और देखिए वो चाय पत्ती जो है ना उसको डायरेक्टली थ्रो कर रही है यहाँ पे सिंक में, तो ये रॉन्ग है, इसके ऊपर सिंबल भी लगा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, दिस इज द करेक्ट वे, आपको जो चाय पत्ती वगैरह है उसको भी हमें किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, जिससे कि जो है नालियां जो है ब्लॉक ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिटेशन एंड डिजीज। ठीक है, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। अब आपको पता होना चाहिए आजकल जो है बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, तो इसका एक मेन कारण क्या होता है, पहली बात तो है साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती है, दूसरी चीज क्या होती है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि अशुद्ध पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो कैसा होता है, कंटामिनेटेड होता है, यानी कि पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये दो कारण हैं बीमारियां फैलने के, पुअर सैनिटेशन और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री। आइए अब अपनी कंट्री की तरफ एक बार गौर करें। A vast number of our people are still without sewerage facilities. बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिन्हें सीवरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। Where do they relieve themselves? तो ऐसे उनको कैसे राहत मिलेगी? A very large fraction of our people defecates in the open or dry river beds. बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश की वो क्या करते हैं, खुले में जो है लेटरिंग वगैरह जाते हैं, या ड्राई रिवर बेड्स में जो है चले जाते हैं, या रेलवे ट्रैक्स पे जो है जाते हैं, नियर फील्ड्स एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन द रिवर, और कई बार जो है वो डायरेक्टली नदियों में भी शौच करने के लिए चले जाते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द हेल्थ हैजार्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो प्रोसेस है, यानी जो वे खुले में ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, और ये क्या है, एक बहुत बड़ी यानी हेल्थ हैजार्ड है, बीमारी फैलाने का कारण है, हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही बुरा है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन, इससे और क्या क्या समस्याएं होती है, वाटर पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ में सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, दोनों चीजें पॉल्यूटेड होती हैं इससे। एक तो सरफेस के ऊपर जो पानी है, यानी सतह, धरती की सतह के ऊपर जो पानी है वो भी गंदा होता है, और साथ में ग्राउंड वाटर, यानी वो पानी जो ग्राउंड के नीचे है वो भी पॉल्यूटेड होता है। ग्राउंड वाटर एक सोर्स है वाटर का ट्यूबवेल्स के लिए,
वेल्स के लिए, स्प्रिंग्स के लिए एंड मैनी रिवर्स के लिए। देखिए जो ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के जो नीचे पानी मौजूद होता है, वही पानी तो हमें वेल्स में मिलता है, ट्यूबवेल्स में मिलता है। अब आप देखिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, वो पानी कुछ तो सरफेस वाटर को भी पॉल्यूट करता है, साथ में ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, वही ग्राउंड वाटर वेल्स में आ रहा है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बीमार तो ऑब्वियस सी बात है होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, आपको खुले में शौच नहीं जाना है। ठीक है, इससे पॉल्यूशन होता है और ये एक बहुत बड़ी हेल्थ के लिए समस्या है। Thus it becomes the most common route for waterborne disease। देखिए लिखा भी है ना यहाँ पे कि ये एक इंपॉर्टेंट कारण है पानी से रिलेटेड बीमारियां फैलाने का। These include कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिटिस, हेपाटाइटिस एंड डायसेंट्री। ये सारी वाटर कंटामिनेटेड डिजीज है, यानी वाटर बॉर्न डिजीज है। ऐसी बीमारियां जो पानी से फैलती हैं गंदा पानी को इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। ये कह रहा है हमारे पास एक और जो है विधि है, अरेंजमेंट है, जिससे हम सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, यानी साफ सफाई की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज। तो देखिए कम कीमत वाले ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम जो है वो आजकल इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल है सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। तो देखिए सेप्टिक टैंक है इसका एक पार्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल का, केमिकल टॉयलेट्स बनाए गए हैं, कंपोस्टिंग पिट्स, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये कम कीमत पर जो है सीवेज का डिस्पोज करने का काम करते हैं। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। देखिए जो सेप्टिक टैंक होते हैं ना, वो कहां पर सुटेबल होते हैं यूज के लिए, जहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता है, या हॉस्पिटल्स वगैरह में, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में, ऐसे बिल्डिंग्स जो अकेली हैं यानी कि उनके आसपास में कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर भी सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीवेज का डिस्पोजल किया जा सके। और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज, या कोई ऐसी कॉलोनी है या कोई ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ 4 से 5 घर है, वहां पर भी ये जो है सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो ऑफर करते हैं हाइजीनिक तरीके से ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को। ये टॉयलेट्स जो होते हैं उनको स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं होती है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट, यानी जो भी इन टॉयलेट से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसकी जो टॉयलेट की सीट से फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स, वो कहाँ जाता है, एक खुली नालियों के कवर्ड ढकी हुई नालियों के द्वारा एक बायोगैस प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है, और ये बायोगैस एक यूज किया जाता है एक एनर्जी के स्रोत के तौर पर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, हम बायोगैस प्रोड्यूस कर पाते हैं और बायोगैस का फिर हम इस्तेमाल कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, यानी कि ऐसी जगह जिनको सब लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। तो वहां पर सैनिटेशन किस प्रकार किया जाता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। तो आपको पता है जो मेले हैं वो पीरियडिकली टाइम टू टाइम जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे देश में। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम, बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेने आते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिखे हैं, ये सारी बहुत ही बिजी प्लेसेस होती है। यहाँ पे काफी लोग डेली जो है ट्रैवल करते हैं, यानी जाते हैं और इन जगहों को इस्तेमाल करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दैम डेली, हजारों की संख्या में लोग इन जगहों का रोज इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, ज्यादा लोग इन जगहों पर जाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट जो है वो अमाउंट जो है वो बढ़ेगा, यानी वेस्ट का जो मात्रा प्रोड्यूस करने की है वो इन जगहों पर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वेस्ट ज्यादा होगा तो क्या करना होगा, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी किया जाना चाहिएगा, नहीं तो क्या होगा, महामारियां फैल जाएंगी। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारियां। The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced। अब क्या है, जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाए गए हैं जिससे कि सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उसमें सुधार लाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी लोग जो है उन सारे जो चीजें हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। However, all of us can contribute in maintaining sanitation and public places। इसके लिए अकेली सरकार जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी,
ही साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए हमें खुद भी जो है एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते हमें अपने देश को अगर साफ रखना है तो हमें वहां पे भागीदारी निभानी पड़ेगी। ओके, अगर हम खुद अपने में सुधार लाएंगे तो अपने आप ही जो है देश जो है सुधर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके दूसरे को नहीं बोलना, आप पहले खुद को जो है उस चीज को लागू करके देखिए। आगे देखिए, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना है, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट, अगर आपको डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उस कूड़े कचरे को अपने घर ले जाइए और फिर जाके उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, यानी आपको पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करना है। ओके, आगे देखिए, कंक्लूजन। तो चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, अब इस चैप्टर से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है अब हम वो पढ़ते हैं। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए। You must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. आपको जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप कैसे जो है पानी के स्रोतों को, नदियों को, झीलों को, झरनों को, तालाबों को कैसे एक स्वच्छ स्टेट में रख सकते हैं, यानी साफ रख सकते हैं। Adopting good sanitation practices should be our way of life. आपको जो है अच्छे साफ सफाई वाले जो है मेथड्स को फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन की शैली में उन्हें अपनाना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। अगर आप खुद जो है अकेले भी इस चीज को समझेंगे और अपने जीवन में इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो इससे एक काफी बड़ी मात्रा में आप अंतर देख पाएंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म। आप खुद तो कीजिए, अगर जो है आप अपनी यानी कि दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए अपने विचारों के माध्यम से और अपनी पॉजिटिविटी के हिसाब से, ताकि लोग भी इससे प्रेरित हो और वो भी इन सब चीजों में सुधार लाएं और अपने देश को जो है साफ सुथरा रखने में मदद करें। अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर। और बहुत सारी चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर सब लोग जो है एक मिल के काम करेंगे, यानी टीम वर्क में काम करेंगे। देयर इज अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। तो आपको पता है एकता में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटन कोर्स ऑफ एक्शन। किसी को भी किसी एक्शन के, एक मानवता के लिए कोई काम करना है, यानी समाज की भलाई करनी है, तो हमें किसी दूसरे इंसान के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती है, हमें खुद से जो है उसमें आगे आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस चैप्टर से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आप भी आज से ही जो है अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे और अपने देश को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में भागीदारी निभाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।